हेलो दोस्तों। दुनिया में हर एक चीज़ के जन्म का एक प्रोसेस होता है। सोचो, जिस दुनिया में हर चीज़ प्रकृति के अनुसार चलती है, उस दुनिया यानी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। यूनिवर्स में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बट कभी आपने सोचा है कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जब यूनिवर्स में एक हलचल के साथ पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। यूनिवर्स की उम्र 13.8 बिलियन साल की है, लेकिन यूनिवर्स बनने के बाद लगभग 9 बिलियन सालों तक हमारे सोलर सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था। इस समय यूनिवर्स में गैलेक्सी, स्टार्स, एक्सोप्लैनेट, क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स का निर्माण होता रहा। कई बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ धूल और कणों का विशाल बादल था जो यूं ही खाली स्पेस में चक्कर लगाता रहता था। फिर एक बार नियर बाय स्टार्स में हुए धमाके ने गैस और धूल के इस बादल में हलचल पैदा कर दी। जब तारे की मृत्यु होती तब ये घटना होती। जब इस बादल में हलचल हुई तो इसमें गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया। गुरुत्वाकर्षण बादल में मौजूद सभी पार्टिकल को अपनी ओर खींच लेता। सभी पार्टिकल एक साथ जमा होने लगे और एक विशाल डिस्क का निर्माण हुआ, और तभी सूर्य का निर्माण हुआ। शुरुआत में इस डिस्क का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, इसी कारण इसके पार्टिकल एक साथ जमा होने लगे और इनका आकार और बड़ा हो गया, जिसके कारण पृथ्वी सभी प्लैनेट की शुरुआत तरल रूप में हुई थी। समय के साथ साथ तापमान कम होता गया और ये ऑब्जेक्ट ठंडे होने लगे। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले ये ठोस रूप में बदलने लगे। इस तरह पृथ्वी और मरकरी सहित अन्य प्लैनेट का जन्म हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तभी लगभग 4.45 बिलियन साल पहले मार्स के आकार का एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराया गया। उस ऑब्जेक्ट का नाम था थिया। तेजी से टक्कर होने के कारण थिया का अंत हो गया, जिससे पृथ्वी को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन पृथ्वी अब भी रहने योग्य नहीं थी। उस समय इनर सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड, मीथोरॉयड, कॉमेट्स मौजूद थे। पृथ्वी के करीब होने के कारण इन सभी की टक्कर पृथ्वी से होती रहती थी। इसे हेडियन कहते हैं, जिसकी टक्कर के कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटती थी, जिससे अत्यधिक मात्रा में गैस निकलती थी। जैसा कि आप जानते होंगे, उस समय कॉमिक्स बर्फ, गैस और धूल के बने होते थे। इन्हीं कॉमिक्स की वजह से पृथ्वी पर पानी का निर्माण हुआ। तो चलिए दोस्तों, पृथ्वी के बारे में कुछ करीब से जानते हैं। पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है, जो एकमात्र खगोलीय वस्तु है। इसकी सतह का 71% भाग जल से ढका है और 29% भाग भूमि से ढका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के रूप में होती है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं या यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्यवर्ती आवरण, बाह्य कोर और आंतरिक कोर से बना हुआ है। रासायनिक संरचना की हम बात करें तो इस भूपट्टी ऊपरी आवरण, निचला आवरण, बाहरी कोर अथवा आंतरिक कोर में बांटा गया है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी एक ठोस परत है। मध्यवर्ती आवरण अत्यधिक गाढ़ी परत है और इसकी बाहरी कोर तरल तथा आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। आंतरिक कोर की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 5वां हिस्सा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोतों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन, वेधन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि कम गहराई तक ही जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अधिक गहराई की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम विवर्तनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। ये प्लेटें एक कठोर खंड की तरह हैं, जो कि परस्पर 3 प्रकार की सीमाओं से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अभिसरण सीमाएं, जिस पर 2 प्लेटें एक साथ आती हैं। बेवैक मशीन, जिस पर 2 प्लेट अलग हो जाती हैं, जिसके कारण सीमाएं बदल जाती हैं, जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड करती ही रहती हैं। इन्हीं प्लेट सीमाओं में जब भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि होती है तो उस वक्त पहाड़ों, समुद्रों, खाइयों का निर्माण होता है। वर्तमान में 8 प्रमुख प्लेट्स हैं। नंबर 1, उत्तर अमेरिकी प्लेट। ये एक भौगोलिक प्लेट है जिस पर उत्तर अमेरिका के महाद्वीप का ज़्यादातर हिस्सा, ग्रीनलैंड, क्यूबा और बहामास स्थित है। नंबर 2 पर आती है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। इस पर दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप और अंध महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्थित है। नंबर 3, अंटार्कटिक प्लेट। इस पर अंटार्कटिका
का महाद्वीप और उसके इर्द गिर्द के महासागर का क्षेत्र स्थित है। नंबर 4, यूरेशियाई प्लेट। इस पर यूरोप और एशिया यानी कि यूरेशिया का अधिकतर भूभाग और इसके आसपास समुद्र और कुछ क्षेत्र स्थित हैं। नंबर 5, अफ्रीकी प्लेट। इस पर अमेरिका का महाद्वीप और उसके आसपास के समुद्र का कुछ क्षेत्र स्थित है। नंबर 6, हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये एक मुख्य भौगोलिक प्लेट है जिस पर ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप और भारत के उपमहाद्वीपों का अधिकांश हिस्सा और इर्द गिर्द का बड़ा समुद्री क्षेत्र स्थित है। यह प्लेट धीरे धीरे 2 प्लेटों में टूट रही है जिन्हें भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहते हैं। हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट की यूरेशियाई प्लेट के साथ टकराव से ही हिमालय पर्वत बने हैं। हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का कुछ हिस्सा यूरेशियाई प्लेट के नीचे घुसकर उसे ऊंचाई पर उठा चुका है जिसके कारण तिब्बत का पठार बना। नंबर 7, नाज़का प्लेट। एक भौगोलिक प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। इसका नाम पेरू के नाज़का क्षेत्र पर पड़ा है। इसी प्लेट को दक्षिण अमेरिकी प्लेट के साथ टकराने से एंडीज पर्वत श्रृंखला। नंबर 8 और आखिरी, प्रशांत प्लेट, जिसके ऊपर प्रशांत महासागर का अधिकांश हिस्सा स्थित है। इसका क्षेत्रफल 10.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भौगोलिक प्लेट है। इस प्लेट की सीमा उत्तर अमेरिकी प्लेट से पूर्व में नाज़का, हुआन दे फूका और कोकोस प्लेट से, दक्षिण में अंटार्कटिक प्लेट से और पश्चिमी में फिलीपीन सागर और हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से मिलती है। पृथ्वी की रचना में बहुत सारे तत्वों का सहयोग काफ़ी रहा है। उन तत्वों की मात्रा कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। आयरन इसमें 34.4% होता है। ऑक्सीजन इसमें 29.5% होता है। सिलिकॉन इसमें 15.2% होता है। मैग्नीशियम 12.7%, निकेल 2.4%, सल्फर की मात्रा इसमें 1.9% होती है। टाइटेनियम की मात्रा इसमें 0.05% होती है। शेष अन्य तत्व शामिल हैं। शायद यही कारण है धरती का घनत्व पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। बाकी चट्टानी गिरह की संरचना कुछ अंतरों के साथ पृथ्वी के जैसी है। जैसे चंद्रमा का केंद्रक छोटा है, बुध का केंद्र उसके कुल की तुलना में विशाल है। मंगल और चंद्रमा का मेंटल कुछ मोटा है। चंद्रमा और बुध में रासायनिक रूप में भूपटल नहीं है। सिर्फ पृथ्वी का अंतर और बाह्य मेंटल परत अलग है। पृथ्वी की वातावरण की बात करें तो इसमें 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प हैं। पृथ्वी पर निर्माण के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रही होगी क्योंकि ये चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में जम जाती है और कुछ मात्रा में सागर द्वारा कर ली जाती है। बची हुई कुछ मात्रा जीवित प्राणियों द्वारा प्रयोग में आती होगी। प्लेट टेक्टोनिक और जैविक गतिविधि कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा का उत्सर्जन और अवशोषण करते रहते हैं, यानी कि इमिशन एंड ऑब्जर्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह का तापमान का ग्रीन हाउस द्वारा प्रभाव नियंत्रित करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी की सतह का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है, अन्यथा वह -21 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके ना रहने पर समुद्र जम जाते हैं और जीवन असंभव हो जाता है। इसीलिए तो जल वाष्प भी एक आवश्यक ग्रीन हाउस है। अगर इसे रासायनिक तौर पर देखें तो मुक्त ऑक्सीजन भी आवश्यक है। सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीजन भी आवश्यक है। सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीजन विभिन्न तत्वों से क्रिया करके विभिन्न यौगिक बनाते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण और नियंत्रण विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं से हुआ, क्योंकि जीवन के बिना मुक्त ऑक्सीजन संभव नहीं है। पृथ्वी के मौसम और जलवायु की बात करें तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह आकाश की ओर धीरे धीरे पतला होता जाता और बाह्य अंतरिक्ष में लुप्त हो गया। वायुमंडल द्रव्यमान का 3/4 हिस्सा सतह से 11 किलोमीटर के अंदर सीमित है। सबसे निचले परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जो सूरज की ऊर्जा से ये परत इसके नीचे तपती है, जिसके कारण हवा का निर्माण हुआ। फिर यह कम घनत्व वाली वायु बाहर आ जाती है और एक ठंडे उच्च घनत्व वायु में प्रतिस्थापित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ही वायुमंडलीय परिसंचरण बनता है और तापीय ऊर्जा के पुनर्वितरण के माध्यम से मौसम और जलवायु को चलाता है। धरती पर कई ऐसे संसाधन हैं जिसका इंसानों द्वारा शोषण किया गया है। उन्हें
ये अनवीकरणीय संसाधन हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन केवल भूवैज्ञानिक समय कालों पर नवीनीकृत होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। जिस जीवाश्म ईंधन के बड़े भंडार पृथ्वी की सतह के अंदर प्राप्त हैं। मनुष्य द्वारा इन संसाधनों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा फीडस्टॉक के तौर पर रासायनिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अयस्क उत्पत्ति की प्रक्रिया के माध्यम से खनिज अयस्क का निर्माण भी यही से हुआ। पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा क्षेत्र चरम मौसम जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफान या आंधी के अधीन है, जो कि उन क्षेत्रों में जीवन को प्रभावित करते हैं। 1980 से 2000 के बीच उन घटनाओं के कारण औसत प्रति वर्ष 800 मानव कई स्थान भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर, सिंकहोल, बर्फानी तूफान, बाढ़, सूखा, जंगली आग और अन्य आपदाओं के अधीन है। सकुरिज्मा ज्वालामुखी से कई स्थानीय क्षेत्र में वायु एवं जल प्रदूषण, अम्ल और जहरीले पदार्थ अथवा फसलों का नुकसान, वन्य जीवों की हानि, प्रजातियां विलुप्त होना, मिट्टी की क्षमता में गिरावट होना आदि।